नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से विधानसभा में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पा लिया गया। गेट नंबर 3 पर कार्यालय के गेट पर आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का कारण बताया जा रहा है। लकड़ी के बोर्ड में आग लगने पर काबू पा लिया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। फायर उपकरण से आग पर काबू पाया गया है। विधानसभा की सिक्योरिटी फायर अफसर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये आग लगी तो लगी कैसे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, विधानसभा के अंदर आग लगने का हादसा ये जो सामने आया है, किस वजह से है? हालांकि प्रथम दृष्टया इसको शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखिए पूजा, इस वक्त हालांकि काम चल रहा है उस विधानसभा में जहां पर आग लगी थी। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और जिस बरामदे के पास आग लगी थी वहां पर पूरा धुआं भर चुका था। आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम वहां पर जो कर्मी है वहां पर उस जहां पर आग लगी थी उसको सही करने में लगे हैं। काफी देर से यहां पर मशक्कत करनी पड़ी और जिस वक्त आग लगी थी यहाँ पर पूरा बरामदा आप देख सकती, वहां पर धुएं से सब भर गया था। भगदड़ मच गई यहाँ पर। तुरंत उसकी जो सूचना बिजली विभाग को दी गई, लाइन काटी गई। लाइन काटने के बाद फिर वहां पर रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है। तमाम लोग वहां पर उस तार को जहां आग लगी थी वो सही कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा में एक बड़ा हादसा हो सकता था। सूझबूझकर एक काम लिया गया। इसी वजह से मुझे लगता है इस पर जो सुरक्षा कर्मी थे या बिजली कर्मी जो विधानसभा में तैनात थे उन्होंने सूझबूझकर काम की और उस बिजली कटवाने के बाद अब उस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि विधानसभा में इतने जो कर्मचारी होने के बाद इतने बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार रहते हैं। उसके बाद आग लगी तो लगी कैसे? कोई बड़ा हादसा हो सकता था विधानसभा के अंदर, लेकिन वो उस आग को बिजली कटने के बाद उसको बुझाया गया और उसके बाद अब रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इस मामले पर फिलहाल जांच का विषय है कि कैसे आग लगी, शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, जबकि पूरे विधानसभा में एक अच्छी क्वालिटी के तार बिछाए गए हैं। लगातार रिपेयरिंग का काम चलता रहता है, वो चाहे बिजली विभाग का हो या फिर निर्माण कार्य हो, लगातार निर्माण कार्य चलता रहता है। जो भी चीज खराब होती है उसके समय से पहले चेंज भी की जाती है। इतना जो आग लगने का जो घटना यहाँ पर हुई वो कैसे हुई, तमाम जो सवाल खड़ा करता है। क्या लापरवाही रही है बिजली विभाग की तरफ से? फिलहाल इस मामले की जांच के बाद पता लगेगा क्या वजह थी। क्या वहां पर तार पहले से कटे हुए थे और तार कटे हैं तो पहले जोड़े क्यों नहीं गए? क्या बिजली मैकेनिक वहां पर इसकी जानकारी नहीं थी? तमाम जो सवाल खड़े होते हैं फिलहाल जांच के बाद पता लगेगा कि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था या फिर बिजली के और भी काम सुचारू रूप से उत्तर विधानसभा में चल रहे हैं, उसको लेकर वैसा कोई हादसा हुआ है। फिलहाल पूजा अब आग बुझ चुकी है। यहाँ पर तमाम जो बिजली कर्मी हैं वो अपना जो उनका तार जो जल गया था, वहां शॉर्ट सर्किट हुआ था, जो बोर्ड से बिजली गायब हुई थी, उसको लेकर सुधार कार्य चल रहा है। तभी थोड़ी देर बाद विधानसभा की इस क्षेत्र की जो कैंपस है उसकी बिजली बहाल हो जाएगी और इस मामले पर कहीं ना कहीं मुझे लगता एक जांच जरूर की जाएगी कि आग कैसे लगी और इसके पीछे किसकी लापरवाही है। मुझे लगता है उसको इस मामले पर सजा भी दी जाएगी। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा की तस्वीरें हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। लकड़ी के बोर्ड में आग लगने की बात सामने आई है। जैसा कि अनूप बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उस वायर को रिप्लेस तो कर दिया गया है, लेकिन आखिरकार कहां पर लापरवाही, किस तरह की चूक देखने को मिली जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, अभी तक उजागर नहीं हो सका है। दुनिया नववर्ष की खुशियां मना रही है। इष्ट देवों के छत्र छाया में रहकर आने वाले साल की चुनौतियों से दो चार होने के लिए मानो बिल्कुल तैयार लोग नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत मंदिरों में दर्शन पूजन से की है। यही हमारी बेहतरी के लिए है। लखनऊ के मंदिरों में भक्तों की कतारें देखने को मिली, तो वहीं धर्मनगरी वाराणसी में आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी अयोध्या भी पहुंचे और वर्ष के पहले दिन शुरुआत भगवान रामलला के आशीर्वाद के साथ की है। मथुरा की अगर बात करें तो नववर्ष के मौके पर बड़ी तादाद में कान्हा के भक्त दर्शन करने पहुंचे। हम आपको चारों जगहों की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रही हैं। तस्वीरें बेहद खास नववर्ष के पहले दिन की हो जाती हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ का दर्शन हो या फिर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद, हर कोई मंदिर की दहलीज पर पहुंचा हुआ था और ईश्वर से कामना कर रहा था कि हे ईश्वर, जैसे आपके दर्शन और आपके आशीर्वाद के साथ हम पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक इसी तरह आपकी छत्रछाया, आपके आशीर्वाद के साथ हमारा पूरा वर्ष बीते।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल के मौके पर 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। यहां पर उन्होंने आज जनता दरबार लगाया था। इस दौरान सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान तत्काल होना चाहिए। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के लगने वाले मेले का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही इलाज के लिए आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। नए साल की अच्छी शुरुआत, पूरा साल खुशहाल रहे। हजारों भक्त सुबह होते ही मंदिरों की लाइन में लगकर पूजा अर्चना करते नजर आए। लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में हजारों भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और भोले बाबा के दर्शन भी लोग करते नजर आए। महंत दिव्यागिरी ने बताया कि आज रविवार का दिन है और आज सभी भक्त दान करके दिन की शुरुआत करें। लाल कपड़ा भी दान कर सकते हैं और धारण करेंगे अगर तो अच्छा रहेगा। नए साल की शुरुआत हो और मनकामेश्वर मंदिर हो तो नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं लाइन में लगे हैं, क्योंकि नया साल का जो पहला दिन हर व्यक्ति चाहता है कुछ बेहतर तरीके से हो, अच्छा जाए और भोले बाबा के अगर दर्शन हो जाएं तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से ही भक्तगण लाइन में खड़े हो गए थे। चूंकि लंबा रास्ता है, नदी का किनारा है और नदी के किनारे के बाद जिस तरीके से आप जयकारा देख रहे हैं, ये उत्साह है, भक्तों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। महंत के पास भी चले क्योंकि महंत जी भी इस समय बैठी यहाँ पर, क्योंकि मंदिर में काफी भीड़ हो चुकी है और भक्तगण अपना जो साल का जो पहला दिन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि साल का जो पहला दिन है उसका बेहतर जाए और पूरे साल भर उसकी सुख समृद्धि रहे। महंत जी, आज नए साल का पहला दिन है, बहुत सारी लाइनें लगी हैं, भक्तगण आज पहला दिन बेहतर तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या संदेश देती हैं आप जनता को? जी, वर्ष के प्रथम दिन, चूंकि ये हमारा अंग्रेजी का नव वर्ष है, पहले तो ढेर से शुभकामनाएं बधाई के साथ में कि जिस महामारी से हम लोग अभी पिछले कुछ वर्षों से जूझ रहे थे, अब इस वर्ष उससे निजात मिले ही, परंतु बस थोड़ा सा सेफ्टी हम सारे लोगों को आमतौर पे अपनानी होगी कि मास्क लगा के रखें। वो ठंडक में भी आपके लिए अच्छा है और स्वास्थ्य के प्रति भी अगर हम देखेंगे तो एक सचेत है। और आज का वर्ष अगर आप भगवान का दर्शन, पूजन या अर्चन करके करना चाहते हैं तो भोले बाबा से, मनकामेश्वर बाबा से प्रार्थना रहती है कि जो भी दर्शन करने आते हैं, जो पहुंच पाते हैं ठीक है, जो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं उनको सबका कल्याण करें, वो सब स्वस्थ रहें। रविवार का दिन है, 1 जनवरी है और साल का आज स्टार्ट हुआ है। हर व्यक्ति, लोग किस तरीके से अपने साल की शुरुआत करें, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि साल का जो उसका पहला दिन हो वो अच्छा हो, पूरा साल पूरा बेहतर अच्छी तरीके से जाए। हाँ, चूंकि देखिए रविवार के दिन प्रारंभ हो रहा है, तो चूंकि हम लोगों के जो हिंदू संवत्सर है या जो पंचांग है उसके अनुसार हम लोगों को दान से शुरू करना चाहिए। आज रविवार है तो लाल रंग भी हो सकता है, क्योंकि सर्दी का समय है, तो आप कंबल या कुछ खाने से संबंधित या कुछ भी ऐसा जो आपको लाल दिख रहा हो वो अवश्य दान करें। जो जरूरतमंद हैं, जो नहीं ले सकते हैं वस्त्र या उनको भी दान कर सकते हैं आप। और खाने में भी जैसे अनार है, सेब है या फ्रूट्स में भी जाएंगे तो गुड़ भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से बनी हुई चीज़ों का आज दान अवश्य करें, तब अपने वर्ष का प्रारंभ करें। शुक्रिया। तो नए साल की शुरुआत दान से करें, तभी महंत जी ने भी बताया कि दान देने से नए साल की शुरुआत अगर करें तो बेहतर तरीके से होगा और पूरा साल भी अच्छा जाएगा। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज यूपी कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आई। यूपी कांग्रेस ने इसको लेकर खासा तैयारियां की हैं और यात्रा को लेकर मंडल अध्यक्ष नकुल दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 3 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा के दूसरे चरण का आगाज हो जाएगा। नकुल दुबे ने कहा कि कल उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी गाजियाबाद के लोनी पहुंचेंगे और वहीं से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। इस यात्रा को विस्तार देने के लिए सभी संगठनों को आमंत्रित किया गया है। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे मीडिया जगत में भी पिछले 7-8 सालों से ग्रहण लग गया है, वो ग्रहण धीरे धीरे छटना शुरू हुआ है,
वो भी भारत जोड़ो की इस यात्रा में शामिल होते हुए मीडिया जगत को भी वही मजबूती प्रदान करे, ये मेरी प्रार्थना ईश्वर से है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक ही मात्र बिंदु ये है कि कल दिनांक 2 जनवरी 2023 को हम सभी लोग यहाँ सुबह पीसीसी से 10 बजे प्रस्थान करेंगे लोनी गाजियाबाद के लिए, और वहाँ जा कर के हम लोग कल राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे यूपी बॉर्डर पे, और उनके साथ हम लोग जब तक वो उत्तर प्रदेश में यात्रा करेंगे उस यात्रा में हम लोग सम्मिलित होंगे। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि वर्ष 2023 की शुरुआत में ही हमको ये मौका मिल रहा है, और हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेताजी स्वस्थ रहें और उनकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने आज रामनगर फाटक पर प्रस्तावित ओवरब्रिज को लेकर निरीक्षण किया। रेलवे के अधिकारियों को जल्द से जल्द पुल बनाने की शुरुआत करने को कहा है, जिससे लाइन पार विजयनगर, रामनगर, फ्रेंड्स कॉलोनी सहित तमाम क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। 72 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर 1.5 वर्ष में बनकर तैयार होगा। ओवरब्रिज की लंबाई 785 मीटर रहेगी। एक तरफ इटावा नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा, दूसरी तरफ बर्तना रोड से जोड़ा जाएगा फ्लाईओवर को। ये लगभग 785 मीटर लंबा है। एक तरफ इटावा एनएस से जोड़ा जाएगा, एक तरफ भरतला की तरफ जोड़ दिया जाएगा, और ये 1 महीने के अंदर इसका काम शुरू कर दिया जाएगा और लगभग 1.5 साल में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इससे जो आवागमन की लोगों की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, और ये काफ़ी बड़ा प्रयास है जो सांसद जी द्वारा किया गया, और हम लोग भी इसमें जल्दी से कल ही इसका जियो हुआ है। जैसे ही काम शुरू होगा 1 महीने के अंदर इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इटावा शहर के मध्य में उत्तर रेलवे जो बड़ी मेन लाइन है निकलती है, जिसके कारण ये रामनगर फाटक पर आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती थी। हमेशा फाटक लगा रहता था। यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मुझे ये बहुत ही दुख के साथ ये कहना भी पड़ रहा है कि इटावा में 4 मुख्यमंत्री दिए इटावा ने, और उनका पूरा परिवार इधर ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी इटावा शहर की बड़ी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले करीबन 400 छात्रों की शिकायत है कि स्थानीय छात्र और प्रॉक्टर मिलकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इस बारे में इनके छात्रों के संगठन ने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुयानी ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ महीनों में 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों का उत्पीड़न हुआ। इस पूरे मामले में वो अलीगढ़ बीजेपी सांसद सतीश कुमार गौतम से भी मिले, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। हमेशा विवादों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। अब विवादों का केंद्र है कश्मीर से पढ़ते हुए वो बच्चे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाल ही का एक वाकया है जहां बैडमिंटन खेलते हुए कुछ छात्रों के बीच कुछ झगड़ा हुआ, जिसने तूल पकड़ी और एक मांग उठी, वो थी कि उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर छात्र संघ के नेता और अध्यक्ष नासिर खुयानी ने अभी हाल ही में सांसद सतीश गौतम से भी मुलाकात करी। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी। नासिर, सबसे पहले तो जनता टीवी पर स्वागत है। अपने हाल ही में सबसे पहले तो वाकया बताएं कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई जो आपको सांसद से मिलना पड़ा। देखिए, धन्यवाद आपका कैलाश जी। मामला ऐसा है कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग जो दोनों रीजन से, चाहे वो जम्मू संभाग हो या कश्मीर संभाग, वहाँ से हमारे 1400 स्टूडेंट्स अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर इनरोल हैं, जिनमें बैचलर्स कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, मास्टर्स कोर्सेज और रिसर्च स्कॉलर जो वहाँ डिफरेंट पढ़ाई करते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने में ये जो मामला है ये चौथा मामला है। 2 मामले लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन इससे पहले एक स्टूडेंट जो कि पुणे से बिलोंग करता था उसको सर फोड़ दिया गया एक क्रिकेट मैच के दौरान, जो मामला फिर मुख्यमंत्री ऑफिस तक पहुंचा गया। हमने उस वक्त मुख्यमंत्री के ऑफिस से बात की थी, इंटरवेंशन करके उस मामले में इंटरवेंशन हुआ और उसमें एफआईआर हो गई एक्यूज़र के खिलाफ। लेकिन ये जो मामला है ये 3 दिन पहले का है, 3-4 दिन पहले का, जो 25 और 26 की दरमियानी रात को हुआ था, जिसमें एक कश्मीरी स्कॉलर जिसका नाम जिब्रान फौजली है, शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपोरा से ताल्लुक़ रखता है, एज ए रिसर्च स्कॉलर के तौर पे इनरोल हैं अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
तो उसको रात को वक्त डिस्टर्ब किया गया था। तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास स्टूडेंट ने, जो कि वहाँ पास में झगड़ा गाली लगा रहे थे बैडमिंटन के दौरान, तो उन्होंने उनको सिंपल सा बताया था मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मेरी रिसर्च पेंडिंग है, तो कृपया करके आप यहाँ डिस्टर्बेंस मुझे क्रिएट मत करो। उन्होंने उनको गाली गलौज किया और उसके बाद उसको मारपीट इतनी की कि हड्डी पसली एक कर दी गई। जब उसने चिल्लाया तो उसके अगल बगल में बाकी जो लोग आए थे उनको भी मारपीट से नहीं बख्शा गया। तो उसके बाद जब दूसरे दिन कश्मीरी स्टूडेंट ने जो मामला प्रॉक्टर और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया, प्रॉक्टर ने इंटरवेंशन के बजाय उन स्टूडेंट्स का साथ दिया जो इसमें जो है मुलवस थे, या जो गाजीपुर सुनने में आया है कि वो जो गैंग थी या जो लोग थे वो गाजीपुर से बिलोंग करते थे। उसके बाद अगले रोज़ जो है सेंटेनरी गेट, जिसको चुंगी गेट बोला जाता है, उसके पास में शाम 6:30 बजे के आसपास कश्मीरी छात्रों ने वहाँ एक धरना दे दिया, जिस दौरान प्रॉक्टर भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने उनको मेमोरेंडम विज्ञापन देने की कोशिश की और प्रॉक्टर के सामने गाजीपुर और अन्य एरियाओं से लोग आए, उनने कश्मीरी की एक मारपीट की, दूसरा की कट्टे लेके, गन लेके और हथियार लेके उन पे जो हमला किया। और बहुत उस चीज़ जो ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो गया, छात्र बड़े डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। और उसके तुरंत बाद हम तक ये मैसेज पहुंची, हमने तुरंत यूपी मुख्यमंत्री के ऑफिस को इंटिमिनेट किया। हालांकि उनकी तरफ से शायद लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ऑफिस है तो सही वक्त पर जवाब नहीं आया। शायद मुख्यमंत्री के जो सलाहकार, जो बाकी लोग हैं, वो अन्य प्रोग्रामों में उस वक्त बिजी थे। तो उसके बाद तुरंत मैं अगले रोज़ अलीगढ़ पहुंच गया। उसके बाद हमने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा। गृह मंत्री से हमने मामले में पर्सनली इंटरवेंशन करने की कोशिश की, रिक्वेस्ट की, और साथ ही साथ हमने उनको कहा कि उसमें लेटर में हमने मेंशन किया कि जो ये मामला सारा है ये बेसिकली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इलेक्टिशियस रिस्पांस आया, जो प्रॉक्टर की तरफ से प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन नहीं हुआ, प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं हुआ, उसी के कारण मामला इतना तूल पकड़ गया और मामला एस्केलेट हो गया। साथ ही साथ हमने उसको कहा कि प्रॉक्टर को, जो यूनिवर्सिटी का प्रॉक्टर है, उसको जल्द रिप्लेस किया जाए। साथ साथ जो यूनिवर्सिटी में जो ये घटना घटी, या जो 3-4 घटनाएं कहीं महीनों से घटी, उसमें आप एक इंक्वायरी कमेटी बिठाए। कमेटी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो इस मामले को फैक्ट असर्ट करेगी, सर्कमस्टेंसेस असर्ट करेगी। और उसके अगले रोज़ हमने जो है समय मांगा। यूपी के जो सांसद हैं, जो कि अक्सर बेशतर विवादों में होते हैं, खैर हमें उससे कोई गरज नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रखते हैं, एक लोग चुना हुआ सांसद हैं। देश चूँकि लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक नाम्स हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति थी। तो हम अगले रोज़ यूपी सांसद के पास गए, उनसे मामला टेकअप करके यूनिवर्सिटी पे थोड़ा प्रेशर बनाया, और यूनिवर्सिटी की गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो है बड़ा खतरनाक सख्त आदेश दिए गए थे कि मामले को जो है पर्सनल इंटरवेंशन करके और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सजा दी जाएगी। अब आपकी नासिर क्या कुछ मांगे हैं यूपी सरकार से? यूपी सरकार और गृह मंत्रालय से हमें यही रिक्वेस्ट है, मोदबाना अपील है कि जो एक्यूज्ड इसमें पाए गए हैं, एक जिन्होंने मारपीट की रात के वक्त सारे स्टूडेंट्स को, दूसरा जिन्होंने शाम के वक्त अगले रोज़ स्टूडेंट्स को सेंटेनरी गेट के सामने मारपीट की, तीसरा कि प्रॉक्टर को रिमूव किया जाए, चौथा कि जो स्टूडेंट्स जो धमका रहे हैं कट्टे के नाम पे, जो पिस्तौल के नाम पे, जो हथियार के नाम पे स्टूडेंट्स को धमकाते हैं, जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं, सो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हमसे बात करने के लिए। तो ये नासिर थे जिनका साफ तौर से कहना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ वो न्याय प्रक्रिया से एकदम खिलाफ था, और केंद्र सरकार समेत यूपी सरकार को भी इस पे सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। कैमरा पर्सन राजा के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बनियावाला का लोकार्पण और वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने नए साल की शुरुआत पर बच्चों के साथ केक भी काटा। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत का हालचाल भी जाना, साथ ही उनके परिवार के लोगों से मुलाकात भी की है। तो वहीं सीएम धामी ने परिवार को आश्वासन दिया है कि ऋषभ जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगे। और इस दौरान सीएम धामी ने यह ऐलान भी किया कि क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक को सरकार 26 जनवरी पर सम्मानित करेगी। आपको बता दें, 2 दिन पहले भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ सड़क हादसा हुआ था, जिसके बाद उनका देहरादून स्थित मैक्स हॉस्पिटल में इलाज भी हो रहा है। दुर्घटना में ऋषभ पंत को काफी चोटें आई थी, हालांकि ऋषभ पंत की स्थिति में अब काफी सुधार बताया जा रहा है। काफी क्योंकि पिछले 2 दिनों में काफी सुधार हुआ है और तेजी से सुधार हो रहा है। बाकी डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग आपस में
संपर्क में हैं और अभी क्योंकि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफ़ी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नए साल में सरकार जनता के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे उत्तराखंड का विकास हो सके। साथ ही 2023 में सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। इसके अलावा सरकार बेरोजगारों के लिए रोजगार का द्वार खोलने जा रही है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि नया साल सबके लिए अच्छा हो, शुभ हो। और हमारी सरकार की जो प्रमुख 3 बड़ी कार्य योजनाएं हैं 2023 के लिए कि हमको हर बच्चे को जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। रोजगार के अवसर हम 2023 में लगभग 20,000 से ज़्यादा जो है सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं। हर गांव को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं, हर घर को पानी दे रहे हैं, घर घर नल और हर नल में जल। और इतना ही नहीं, हर व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, मैं आपने देखा होगा कल और परसों 2 दिन में यहाँ हूँ कि हर व्यक्ति जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज उसका फ्री हो जाए। और 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करना है, 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग मुक्त करना है कि जो इस बार उन्होंने एलपीजी गैस ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम नए साल के पहले दिन ही बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल समेत अन्य तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दामों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 जनवरी से गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा हो गया, जिस पर भाजपा नेता का कहना है कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते घटते रहते हैं। गैस के दाम का जहां तक विषय है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं ये सारे ही प्राइवेट कंपनीज इसको डील कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज दे रही हैं। कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं। ये बढ़ते ही बढ़ते नहीं, घटते भी हैं। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो इस देश के गरीब लोग हैं, अगर लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो मैं ये भी बतलाना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने 2023 के लिए फिर प्रधानमंत्री अन्न योजना की घोषणा की है। अभी हम जनधन खातों में, जो हमारे जनधन खाते हैं, उन खातों में फिर पैसे डालने जा रहे हैं। 26 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज की तैयारी में है, जिसके माध्यम से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाएगी। आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर फोकस करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा देश भर में 2 महीने तक अभियान का नेतृत्व करेंगी। तो वहीं इस दौरान अभियान को लेकर भाजपा नेता ने निशाना साधा और कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो से कुछ नहीं होगा। जनता ने पिछले 75 सालों में कांग्रेस का रूप देखा है, इसलिए जनता कभी कांग्रेस का साथ नहीं देगी। गैस के दाम का जहां तक विषय है, क्योंकि वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।